नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 13 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल और गजा के बीच अब बहुत अच्छी और बहुत सुनहरी खबर निकल के सामने आ रही। बहुत दिनों बाद कुछ राहत भरी खबर आपको बताऊंगा और पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके दिलों को आज सुकून मिलेगा। और साथ ही वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हमला कर रहे थे, उस हमले को लेकर भी इजराइल की आर्मी चीफ का बड़ा बयान निकल के सामने आया। तो इजराइल की आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा। और साथ ही इस समय भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है एयरबेस के तौर पे, वो भी चाइना के महज 35 किलोमीटर दूर। तो ये कामयाबी कौन सी है, कौन सा एयरबेस बन गया, क्या इसकी खासियत है, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही दिल्ली में जो धमाका हुआ है, इस धमाके से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बताऊंगा। कौन सा बम इस्तेमाल हुआ था, क्या प्लानिंग थी, बाबरी मस्जिद से इसका क्या संबंध है, बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी अभी आपको पता चलेगा। और साथ ही ट्रंप ने भारत को लेके कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। कौन सा बड़ा ऐलान है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आप कहां से देख रहे हैं, ये कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि जो प्रखर राजपूत का ये पूरा बड़ा परिवार है कहां कहां तक फैला हुआ। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली जो खबर बताऊंगा, ये खबर आपको अपने देश में हुए धमाके के बारे में ही बताऊंगा, चूंकि ये अपने देश की सबसे जलती हुई खबर है। इस खबर में हिंदू मुस्लिम रंग देने के साथ साथ न जाने कितने झूठे प्रोपोगेंडे गोदी मीडिया द्वारा आपके सामने परोसे गए। अगर गोदी मीडिया का बस चलता तो इस देश को ऐसे बारूद के ढेर पे रख के, ऐसे आग लगा के टीआरपी बटोर के पैसा कमाने का काम गोदी मीडिया कर देती। कुछ खुलासे हुए, इन खुलासों के बारे में आपको एक एक करके बताता हूं। पहला खुलासा जो हुआ है कि ये गाड़ी 29 अक्टूबर को OLX से खरीदी गई है। ज़्यादा दिन नहीं, 29 अक्टूबर को, मैं जो धमाके के 11 दिन पहले ये गाड़ी खरीद ली गई थी OLX के माध्यम से। बेचने वाले डीलर का नाम अमित पटेल है। इसके बारे में गोदी मीडिया कोई बातचीत नहीं करेगा, चूंकि अगर अमित पटेल की जगह कोई अब्दुल खान होता तो पता चल जाता अभी तक आपको कि अब्दुल खान ने जानबूझ के मकसद के लिए गाड़ी बेची थी। लेकिन यहाँ पे अमित पटेल ने इस गाड़ी को बेचा था। खरीदने वाला शख्स पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। और साथ ही इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तो 2-4-6 चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये पता चली कि इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का एक टाइप यूज हुआ है। और एक बड़ा सवाल जो निकल के सामने आया कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट पहुंचा कैसे। एक सवाल यह भी निकल के सामने आया कि लोगों का प्लान क्या था। तो इसको भी अभी आपको मैं डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई पकड़ सके। वजह यह है कि अमोनियम नाइट्रेट कई जगहों पर यूज़ होता है। जैसे कभी किसी को चोट लग जाए तो बर्फ़ की सिकाई जो होती है और उस थैली का प्रयोग जब किया जाता है तो उस थैली में भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है। जब खाद बनाई जाती है तो उस खाद में भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। साथ ही जब फर्टिलाइज़र बनाया जाता है तो उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो कौन कितना खरीद सकता है, अलग अलग जगहों पे कितना खरीदा जाएगा। अगर 10 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा खरीद के एक जगह पे इकट्ठा कर लें तो यकीन मानिए किसी को भनक नहीं लगेगी कि उस अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग क्या होने वाला है। तो यहाँ से ये बात कन्फर्म हो गई कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे खरीदा गया और कैसे इसको ट्रेस नहीं किया गया, क्या इसकी कहानी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब आप सुनिए, अगर अमोनियम नाइट्रेट को खुद से ऐसे जलने को छोड़ दिया जाए या फिर कोई ऐसा काम किया जाए कि ये दग जाए, फट जाए, तो ऐसा अमोनियम नाइट्रेट नहीं करता। अमोनियम नाइट्रेट को दगाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करवाने के लिए या तो डीजल चाहिए, या तो पेट्रोल चाहिए, या फिर कोई ऐसा ईंधन चाहिए जो बहुत तेज़ी के साथ जलता हो। आप यकीन मानिए, अगर अमोनियम नाइट्रेट में कोई ईंधन मिला दिया जाए तो उस टाइम अमोनियम नाइट्रेट TNT के बराबर फटता है। अगर आपको स्पीड की बात बताऊं तो 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फटेगा। 14,000 किलोमीटर। और एक बार ये फट गया तो आप मर जाएंगे, लेकिन इसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी, चूंकि ये आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ चलता है। 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चलता है। और साथ ही
जिस केमिकल का उपयोग करके ये पूरा सिस्टम बनाया गया था उसका नाम ANFO है, अमोनियम नाइट्रेट। EFO का फुल फॉर्म आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, बता दूंगा, बच्चे ट्राई कर लेंगे लैब में जाके, ब्लास्ट होगा, इंजर्ड हो जाएंगे। इस वजह से इतना ही जानिए ANFO का इस्तेमाल हुआ है और जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, खबर निकल के सामने आ रही कि लगभग 100 किलोग्राम के आसपास ANFO का इस्तेमाल किया गया है। और अब मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं कि असल टारगेट दिल्ली था भी नहीं, असल टारगेट दिल्ली था भी नहीं, असल टारगेट था लखनऊ। क्यों और तारीख क्या थी वो आप जान लीजिए। दरअसल जब से राम मंदिर बना है तो कई सारे लोगों ने ये मान लिया कि भाई हमारे देश में हमारे अपने भाई रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको अपने भगवान बड़े प्यारे हैं। आपको आपके नबी प्यारे हैं, मुझको मेरे राम प्यारे हैं। ये बात आप समझिए। आप चाहेंगे कि आपके नबी का वहाँ पे वो बन जाता, मस्जिद बन जाती। मैं चाह रहा था कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाता। दोनों ने एक नैतिक तौर पे कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, कोर्ट का फैसला आ गया। कौन जीता कौन हारा इससे कोई खास मतलब नहीं, किसी एक के हक में फैसला हो गया और जिसके हक में फैसला हो गया दूसरे भाई ने मान लिया कि चलो यार, ऊपर वाला कहाँ बांटा है, राम हो रहीम हो, ईश्वर हो अल्लाह हो, राम हो मोहम्मद हो, क्या मतलब है, होनी तो इबादत ही है। लेकिन अब उनमें से कई सारे ऐसे लोग थे, खासकर विदेशी ताकतें ऐसी थी जो ये मानने को तैयार नहीं है और उन्हीं विदेशी ताकतों ने ये साजिश रची थी कि 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, जिस दिन इतिहास का सबसे काला दिन है कि देश में इतने दंगे हुए इस बाबरी मस्जिद की शहादत के चलते कि देश दहल गया। न जाने कितने हजार लोगों की जान गई है एक मंदिर और एक मस्जिद के चक्कर में, जानी नहीं चाहिए थी। खैर 6 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया था और ये कहा गया था कि 6 तारीख को ही बम फोड़ा जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने काम किया और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक ट्वीट कर दिया था कि हम बहुत जल्द तुमको पकड़ने वाले हैं, तुम धरती के किसी भी कोने में हो। इस वजह से डॉक्टर उमर को लगा कि जहां मौका मिले भैया बम फोड़ दो, नहीं तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो अभी तक ये जानकारी निकल के सामने आई है, लेकिन गोदी मीडिया की आप अनुभक्ति देखिए कि सारा नाम इन्होंने घुमा घुमा के ले लिया, सारा RDX पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, वो पकड़ा दिया, लेकिन ANFO से ब्लास्ट हुआ इसके बारे में नहीं बताया। साथ ही किस हिसाब से भारत की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की गई और ये कोशिश बाहर ने नहीं, गोदी मीडिया नहीं करती, ये भी आपको नहीं बताया। और साथ ही अमित पटेल ने गाड़ी बेची थी, इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। खैर ऐसी खबरों को बताने के लिए मैं बैठा हूँ, परेशान मत होइए। तो ये पूरी अभी तक कहानी निकल के सामने आई है, जो भी होगा आपको बताता रहूंगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर इजराइल से निकल के सामने आ रही है। इजराइल ने इस बार न जाने क्या किया है कि सब खुश हैं। कैसे आपको बताता हूं। इजराइल ने मेडिकल सप्लाई को गाजा के अंदर बहाल कर दिया है और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि जो जिकिम क्रॉसिंग है, इस जिकिम क्रॉसिंग को खोल दिया और इस जिकिम क्रॉसिंग के माध्यम से अब तमाम जो मेडिकल की गाड़ियां, तमाम जो एड की ट्रकें हैं, वो आराम से गाजा के अंदर जा सकती हैं और गाजा के अंदर जितनी भी मदद की चीज़ें हो सकती हैं अब आराम से पहुंचेंगी। और ये फैसला भी आज बुधवार को लिया है। क्यों लिया है, क्या वजह है, वो भी आपको बता रहा हूं अभी, लेकिन जितनी राहत भी खबरें हैं पहले आप वो जान लीजिए। इधर गाजा के अंदर अलाउ कर दिया एड ट्रक को, इधर वेस्ट बैंक को लेके इजराइल की आर्मी के जो चीफ हैं एयाल जामिर, इन्होंने कसम खा ली है, इन्होंने कसम खा के कहा कि आज के बाद वेस्ट बैंक के अंदर कोई भी सेटलर हमला नहीं कर पाएगा। अब ये बात जब मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत तगड़ा झटका लग रहा होगा कि यार इजराइल के लोग इतने अच्छे काम कैसे कर रहे हैं। ये झटका आपको लग रहा होगा। अब आप सोचिए ये खबर जब मैंने सुनी उससे ज़्यादा शॉक मुझे लगा कि एल जामिर जैसे लोग ऐसी कस्मों को कैसे खा सकते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर अब कोई सेटलर हमला नहीं कर पाएगा। सुनने में ये खबर बड़ी ताजुब भरी लगी, लेकिन अब इससे भी ताजुब भरा खबर आप सुनिए। इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, दूसरी तरफ क्या हुआ कि हूतीज ग्रुप ने भी ऐलान कर दिया कि आज से वो लाल सागर में कोई हमला नहीं करेंगे। अब सुनने में ये खबर पार्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो केवल गाजा के लिए आपको लगेगी कि भाई अगर हूतीज ग्रुप हमला नहीं करेंगे तो मतलब इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लाल सागर में इजराइल की जहाज़ें जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल सागर में भारत की भी जहाज़ जाती थी, भारत के जितने सहयोगी देश थे उनकी भी जहाज़ जाती थी। इतना डर था हूतीज ग्रुप के हमले का कि भारत ने भी अपने जहाज़ों का रास्ता बदल दिया था और कहा था कि भाई कौन मामले में पड़े। अब हूतीज ग्रुप ने जब ऐलान कर दिया तो भारत की जो जहाज़ें जाती हैं डील करने के लिए, उनका भी बड़ा फायदा ये होगा कि ये जहाज़ अब आराम से लाल सागर से पार हो जाएंगी, पैसा बचेगा, समय बचेगा। अब ये तमाम चीज़ें जब चल रही हैं, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई इजराइल इतना अच्छा कैसे कि उसने जिकिम बॉर्डर खोल दिया, साथ ही एयाल जामिर ने कसम खा ली कि भैया आज के बाद सेटलर हमला नहीं करेंगे। इतना अच्छा कैसे?
अब आपको असली कहानी बताता हूँ हुआ क्या। असली कहानी यह है, एक शख्स है, इनका नाम है रान डर्मर। रान डर्मर इजराइल में एक मंत्री हैं। जब सीज फायर को लेकर नेगोशिएशन हो रहा था दोहा के अंदर, तब भी ये गए थे। जब इजिप्ट के अंदर हो रहा था तब भी ये गए थे, और इन्हीं की बताई शर्तों पे फिर फाइनली सीज फायर हुआ था। इन्होंने ही सीज फायर में की रोल अदा किया था और इजराइल को रिप्रेजेंट करने के लिए रॉन डर्मर गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, रॉन डर्मर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा क्यों दिया वो आप जानिए। रॉन डर्मर ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पे लिखा कि इजराइल जानबूझ के इस जंग को लंबा खींच रहा है। इजराइल की जो सरकार यानी नेतन्याहू की सरकार, वो जानबूझ के युद्ध को, जंग को एक्सेलरेट कर रही है ताकि चुनाव टर जाए, और ऐसे हाल में मासूमों की मौत लगातार हो रही है। एक बार सीज फायर करवाने के लिए मैं गया था, लेकिन इजराइल का कोई भी मंसूबा अब ऐसा नहीं लगता कि वो सीज फायर करना या फिर होने देना चाहता। इस वजह से मुझे ऐसे पोस्ट पे नहीं रहना, मैं इस्तीफा देता हूँ। अब कहने को एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपको याद होगा 4 महीने पहले एक खास पार्टी ने इजराइल का समर्थन जो किया था, इजराइल के अंदर इजराइल की एक पार्टी ने नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करके नेतन्याहू की सरकार को बनवाया था। आज उसी पार्टी ने समर्थन को भी हटा लिया था कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा। अब रॉन डर्मर ने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, रॉन डर्मर के आसपास कई सारे विधायक मंत्री हैं, वो भी रॉन डर्मर को अच्छा खासा पसंद करते हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि इजराइल के अंदर साल 2026 में चुनाव है, और साल 2026 में अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेतन्याहू की कुर्सी नहीं बचेगी, नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। इस वजह से नेतन्याहू ने एक बहुत ही शार्प माइंडेड खेल खेला है कि अगर हम अच्छी बात करेंगे, हम गाजा में थोड़ा सा लीनियंट व्यवहार करेंगे, 4-6 महीने की बात है, चुनाव हो जाए, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर दे, पूरी दुनिया की नज़र में हम हीरो बन जाएं, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। तो ये पूरी साजिश है। लेकिन साजिश हो चाहे जो भी हो, इजराइल की सरकार मजबूर है ऐसा करने को, याल जामिर मजबूर है कसम खाने को। फाइनली अगर सब कुछ सही रहा तो गाजा में मेडिकल की टीमें जाएंगी, सिचुएशन बहाल होगी। साथ ही वेस्ट बैंक में अगर सेटलर्स हमला नहीं करेंगे तो वो भी चीज़ बड़ी खूबसूरत होगी, और ऐसे हाल में गाजा खुशहाल होगा। और कुछ हो ना हो, गाजा खुशहाल होगा, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी कुछ अच्छी बातें बोली हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। कहते हैं ना कि आदमी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता, और ये ऊंट भी पहाड़ के नीचे आया कैसे? ट्रंप भाई साहब भारत पे लगाने लगे सेंक्शंस। इनको लगा कि भारत घुटनों पे आ जाएगा, भारत आया नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि H1 वीजा, जिसकी मदद से पूरी दुनिया के लोग अमेरिका में जाते हैं, व्यापार करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा दी कि भाई 88 लाख के करीब रुपए दोगे तो तुम्हें H1 वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया ने वो भी इग्नोर कर दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं उनको नहीं आने देना है, पहले अमेरिका के लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको भी लोगों ने इग्नोर कर दिया। इसके बाद भारत के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिया, लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, क्या छोड़ो यार और भी देश हैं। जब तमाम लोग इनको इग्नोर करने लगे तब इनको पता चला कि भाई नुकसान तो हमारा है। इसके बाद क्या, ट्रंप ने देखा कि यूनिवर्सिटी खाली होती चली जा रही, जो भारत के लोग थे वो वापस लौट गए, जो बाकी दुनिया के लोग थे वो वापस लौट गए। H1 वीज़ा की कीमत जब 88 लाख, तो भारत से जो टैलेंट अमेरिका में जा रहा था वो लौट आया, बाकी दुनिया के जो टैलेंट जा रहे थे वो भी लौट आए। अमेरिका में टैलेंट की कमी होने लगी। इधर क्या, टैरिफ करते रहे भारत ने, और बाकी दुनिया ने सामान बेचना ही अमेरिका को बंद कर दिया। अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भारत रशिया से तेल नहीं ले रहा। ऐसा हुआ क्या? लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत रशिया से तेल नहीं ले रहा, इसी वजह से अब भारत के ऊपर टैरिफ हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, H1 वीज़ा में भी ढिलाई देनी पड़ेगी, और साथ ही यूनिवर्सिटी में अगर बाहरी बच्चे नहीं आएंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी खाली हो जाएगी। यानी इनका पूरा जो पैर है अब ज़मीन पे आ चुका है। ये जितने उड़ रहे थे, उड़ने का सिलसिला इनका बंद हो गया है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप मुस्तैदी के साथ लड़ना जानते हो, अगर आप मुस्तैदी के साथ लड़ना जानते हो तो आने वाले टाइम में आपको कोई झुका नहीं सकता। आप कमज़ोर हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, नहीं है, बस आप झुकने की आदत न पालिए, आपको कोई झुका नहीं पाएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही हैं। इसी दौरान फिर से दिल्ली ब्लास्ट से लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि दिल्ली ब्लास्ट के मामले में भारत को बड़े बड़े मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, और ये खबर पाकिस्तान के लिए भी परेशान करने वाली। दरअसल
दो बड़ी अपडेट निकल के सामने, पहली बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भारत के कैबिनेट मिनिस्टर ने पहली बार एक्सेप्ट किया है, भारत के मंत्रालय से बड़ा बयान निकल के सामने आया कि जो दिल्ली में हमला हुआ था वो आतंकवादी हमला था। इससे पहले भारत की सरकार ने कभी भी ये बात कंफर्मेशन के साथ नहीं बोली थी कि दिल्ली वाला ब्लास्ट आतंकवादी हमला था। तो पहली बात यह कि भारत ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि ये आतंकवादी हमला था, तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार को इसका रिएक्शन भी देना होगा। जिन्होंने हमला किया या करवाया उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। साथ ही अगर इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। और इस मामले में ईरान ने भारत का समर्थन किया है, अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया है, सऊदी अरब ने भी भारत का समर्थन किया है और इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया। तो आज पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि आपको पूरा अधिकार है, आप जरूरी कदम उठा सकते हैं। खैर, अब इस पे भारत जरूरी कदम उठाता है नहीं उठाता ये तो देखने लायक बात होगी, लेकिन दो चार चीज़ें और अब निकल के सामने आ रही हैं। अब तक मैं डाउट के साथ बोल रहा था कि एएनएफओ का ही हमला था, एएनएफओ वाला केमिकल ही यूज किया गया था, लेकिन अब कंफर्मेशन आ गई है। चूंकि जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ वहाँ एक कार का वीडियो मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, वहाँ से नारंगी धुआं निकलता दिखाई दे रहा। और नारंगी धुआं तभी निकलता है जब अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्ट का हमला किया जाए, यानी अमोनियम नाइट्रेट जब जलता है तो नारंगी धुआं ही निकलता है। और यहाँ भी नारंगी धुआं निकल रहा, तो मतलब बड़ा साफ है कि ये हमला अमोनियम, नाम नहीं बताऊंगा, जान लीजिए, नाम बताना कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना शरारती, वो लैब वेब में जाकर टेस्ट करने लगते हैं, दो चार सामान मिला मिला के देखने लगते हैं और वो खतरे की बात है। तो चीज़ें नहीं बताऊंगा। खैर, भारत के लिए एक अच्छी खबर अब आपको जाते जाते दे देता हूँ। भारत ने यलोसी के पास, यानी चाइना से जो हमारा बॉर्डर लगता है उससे ठीक 35 किलोमीटर दूर अपना एयरबेस बना लिया है। और इस एयरबेस की खासियत यह है कि 13,700 फीट की ऊंचाई पे है। इस पे हमारे देश के जो चीफ आर्मी मार्शल हैं, जिनका नाम AP सिंह है, वो अपने C-130 हरकुलस हेलीकॉप्टर से उतर के इसका उद्घाटन करते हैं। और अगर चाइना से महज 35 किलोमीटर दूर हमारा बॉर्डर पे एक एयरबेस तैयार है, जो चाइना के लिए भी एक खतरे की बात है। खैर, चाइना इसको कैसे रिएक्ट करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये आज की कुछ अच्छी खबरें थी। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।